नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज का शो शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी एक ही दिन में राजनीति की सबसे बड़ी बॉन्डिंग, वंशवाद की सबसे गहरी खाई, विपक्ष की सबसे तीखी लड़ाई और अमेरिका से आए एक सुपर वीवीआईपी का मेगा इंडियन टूर एक ही फ्रेम में सोचा है? अगर नहीं तो आज का शो आपके लिए है, क्योंकि आज बिहार की राजनीति में इतिहास फिर से लिखा गया। जहां पुरानी दुश्मनियां दोस्ती में बदली, जहां इंडिया गठबंधन के भीतर सत्ता की जंग खुलेआम छिड़ गई और जहां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने आज ताज से लेकर उदयपुर तक भारत की महिमा, ग्लैमर और आध्यात्मिकता का पूरा रंग देखा। इन सारी खबरों का सच, इसकी परतें, इनके इशारे सब हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुझसे अब एसआईआर का काम नहीं होगा, एक और बीएलओ ने दी जान, अब तक 8 की हुई मौत। पाकिस्तान के पंजाब में बॉयलर फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 15 लोगों की मौत, कई जख्मी। दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, डॉक्टर मुजम्मिल ने शब्बीर के घर पर रखे थे संदिग्ध उपकरण। पाकिस्तान को भेज रहे थे शिपयार्ड की गोपनीय तस्वीर, जासूसी करते 2 युवक गिरफ्तार। सोनभद्र खदान हादसे की जांच एसआईटी करेगी, हादसे में हुई थी 7 मजदूरों की मौत। अल फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के घर पर तोड़फोड़ कार्रवाई रुकी, हाईकोर्ट से 15 दिन का स्टे। बांग्लादेश में भूकंप से 3 लोगों की मौत, 50 घायल। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन को जन्मदिन की बधाई दी, भेंट की मोदीज मिशन की किताब। सोना 412 रुपए गिरकर 1,22,149 रुपए पर आया, चांदी 2,738 रुपए सस्ती हुई। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 446 अंक उछला, निफ्टी 26,100 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। बिहार की राजनीति में आज एक नया इतिहास रचा गया। क्या आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार, वही नरेंद्र मोदी जिनके रिश्ते कभी थोड़े तंग हुआ करते थे, आज मंच पर हाथ उठाकर एक दूसरे के साथ खुश नजर आए। बीते दिन गांधी मैदान में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर राजनीतिक गलियारे में चर्चा का तूल पकड़ लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली, लेकिन इसके बावजूद आज का सबसे बड़ा चर्चित मूवमेंट था पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच की बॉन्डिंग। जी हां, वो बॉन्डिंग जिसने ये साफ कर दिया कि पुरानी खटास अब पीछे छूट गई है और दोनों नेता अब स्थिर हैं, मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी बनकर सामने आए हैं। तो आइए जानते हैं कैसे 2010 की तल्खी को पीछे छोड़कर आज दोनों नेताओं ने जनता को एक बड़ा संदेश दिया। कैसे मंच पर ये 2 बड़े नेता अपने हाव भाव, मुस्कान और हाथ मिलाने के अंदाज के जरिए राजनीतिक संदेश दे रहे थे। 2010 की पुरानी यादों को पीछे छोड़कर आज दोनों नेताओं के बीच एक नया भरोसा, नई उम्मीद जागी। बीते गुरुवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद खास रहा। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन इस समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण शपथ लेने का नहीं, बल्कि मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच दिखी गहरी बॉन्डिंग थी। 2010 की पुरानी यादें भी मन में आ गई थी, जब उस समय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच संबंध थोड़े तनावपूर्ण थे। लेकिन बीते दिन गांधी मैदान में दोनों नेताओं ने जो हाव भाव और सहजता दिखाई, उसने साफ संदेश दिया कि संबंध अब मजबूत और स्थिर हैं। आपको बता दें, शपथ ग्रहण की सुबह नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई दी और उनके अनुभव और सुशासन की तारीफ की। गांधी मैदान में समारोह के दौरान दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। मंच पर पीएम मोदी काफी खुश और सहज नजर आए, वहीं नीतीश कुमार भी उत्साहित दिखाई दिए। सबसे खास पल वह था जब शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ हाथ उठाया। एक ऐसा दृश्य जिसने 2010 की पुरानी तल्खी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने समारोह के अंत में अपनी पहचान वाले गमछे को हवा में लहराया और जनता की तालियों के बीच हेलीकॉप्टर के लिए प्रस्थान किया। इस छोटे से इशारे ने भी उनके और जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव को रेखांकित किया।
इस मौके पर नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाते हुए अन्य अनुभवी नेताओं को भी जगह दी। पीएम मोदी ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को बधाई दी। इस समारोह ने सिर्फ सरकार गठन का संकेत नहीं दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि केंद्र और राज्य की राजनीति में स्थिरता और सहयोग का नया दौर शुरू हो चुका है। जाहिर है, बिहार की राजनीति ने आज ये साबित कर दिया कि पुरानी नोक-झोंक और मतभेद भले ही इतिहास बन गए हों, लेकिन सच्चा नेतृत्व और अनुभव हमेशा साथ मिलकर काम कर सकता है। मोदी और नीतीश की ये नई बॉन्डिंग सिर्फ नेताओं के बीच नहीं, बल्कि आम जनता के लिए स्थिरता और भरोसे का संदेश लेकर आई है। इतिहास बना है, संदेश साफ है कि अब जोड़ी मोदी नीतीश हिट होगी। खैर, इसी के साथ खबर अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बिहार में राजनीति का खेल शुरू हो गया है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति सच में बदलाव की राह पर है या परिवारवाद और जातीय समीकरणों का सही पुराना खेल जारी है। नीतीश ने खुद को परिवारवाद से अलग रखा है। उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति से दूर है, लेकिन कैबिनेट में शामिल 26 मंत्रियों में से कई ऐसे हैं जिनका परिवार राजनीति से सीधा जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए के नेताओं ने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया और ऐसे कई नए चेहरे सामने आए जो अपने राजनीतिक वंशज होने के दम पर मंत्री बने हैं। आज हम आपको बताएंगे कौन है ये नए चेहरे, कैसे परिवारवाद की राजनीति ने फिर से सत्ता पर कब्जा किया है और क्यों ये सवाल उठता है कि मेहनतकश कार्यकर्ताओं को फल आखिर क्यों नहीं मिल पाता। क्या बिहार में राजनीति सच में जनता के लिए है या वंशवाद और रिश्तेदारों के लिए। नीतीश कुमार ने बिहार की कुर्सी पर फिर से कब्जा कर लिया। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की। नीतीश कुमार ने खुद को परिवारवाद से दूर रखा। उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा चुनाव से पहले जोरों पर थी। जेडीयू और एनडीए के कुछ नेताओं ने उन्हें आगे बढ़ने की वकालत की, लेकिन नीतीश ने उन्हें पूरी तरह से दूर रखा। यही कारण है कि चुनाव नतीजों के बाद निशांत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी पहचान बनाने में नाकामयाब रहीं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में राजनीति का खेल कुछ और ही कह रहा है। एनडीए के 29 चुने गए विधायक परिवारवाद से सीधे जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से 11 विधायक उसी राजनीति की मिसाल हैं। उदाहरण सामने हैं, जैसे बीजेपी के नितिन, नवीन, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, सभी का परिवार राजनीति में सक्रिय है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी श्वेता विधायक बनी और दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने की तैयारी है। हम के जीतन राम मांझी ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को टिकट दिया। बहू, समधन और दामाद सभी विधायक। जेडीयू के बड़े नेताओं में अनंत सिंह, ऋतुराज कुमार, चेतन आनंद जैसे नाम भी परिवारवाद की राजनीति से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्तर से भी परिवारवाद पर लगातार सलाह और चेतावनी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जमींदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। शशि थरूर ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर परिवारवाद की राजनीति का तंज कसते हुए सलाह दी थी। लेकिन बिहार में शब्दों का जुमला और हकीकत में जमीन काफ़ी अलग है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार में परिवारवाद राजनीति की नई परिभाषा बन गया है या ये सिर्फ चुनावी राजनीति का तमाशा है। नीतीश कुमार खुद दूर हैं, लेकिन कैबिनेट और विधायक परिवारवाद के आदर्श उदाहरण बन चुके हैं। क्या बिहार की राजनीति में अब मेहनतकश कार्यकर्ताओं की जगह परिवारवाद के वंशज ले रहे हैं, यह सवाल आने वाले समय में ही जवाब देगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में अब नेतृत्व को लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अभी भी गठबंधन के अगुवा बने रहेंगे या अखिलेश यादव इस कमान को संभालेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस लगातार हार के बावजूद अपने नेतृत्व को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी खुलकर कह रही है कि उत्तर प्रदेश की ताकत और जनाधार को देखते हुए गठबंधन का नेतृत्व अब अखिलेश यादव के हाथ में होना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा में बदलाव के संकेत हैं या ये सिर्फ बयानबाजी है। चलिए विस्तार से जानते हैं इस खेल के हर पहलू को। बिहार चुनाव में विपक्ष की हार ने इंडिया गठबंधन की अंदरूनी स्थिति पर सीधा असर डाला है।
कांग्रेस के कई नेता अभी भी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गठबंधन के भीतर ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक लगातार हार ने कांग्रेस की पावर को घटा दिया है। समाजवादी पार्टी अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन में अपनी बढ़ती ताकत दिखाना चाहती है। सपा नेता खुलकर कह रहे हैं कि गठबंधन का नेतृत्व अब अखिलेश यादव को करना चाहिए। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, देश में तीसरे नंबर की पार्टी है और इंडिया गठबंधन में नंबर 2 की पार्टी है। बाकी छोटे दल भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव आगे आएं और गठबंधन का नेतृत्व संभालें। आपको बता दें, सपा की रणनीति साफ है कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन में सपा की दावेदारी मजबूत करना। सूत्र बताते हैं कि सपा कांग्रेस को महज 30 से 35 सीट देने के मूड में है, जबकि कांग्रेस अपनी पुरानी बराबरी मां पर अड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने बेंगलुरु में कहा कि सारी पार्टियों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने बेंगलुरु में कहा कि सारी पार्टियों के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। ऐसे में इशारा साफ है कि उत्तर प्रदेश की जीत का क्रेडिट समाजवादी पार्टी को जाता है और नेतृत्व की दावेदारी भी उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। वहीं बीजेपी भी इस स्थिति का फायदा उठाने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश शर्मा ने कहा, इंडिया गठबंधन में ना तो नीति है, ना नियत है, ना नियंत्रण है। यही कारण है कि ये गठबंधन टूटने की दिशा में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व की पैरवी की जा रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी के पीछे विपक्षी डरते हैं, हमें एकजुट होकर सड़क पर उतरना होगा, केवल राहुल गांधी पर भरोसा करना काफी नहीं है। वहीं सपा के अंदर खाने की खबरों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली सफलता के बाद सपा गठबंधन में अधिक ताकत के लिए सक्रिय हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अन्य दलों से औपचारिक बातचीत भी हो सकती है। समाजवादी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में जीत का फायदा उठाकर गठबंधन की अगुवाई सपा के हाथों में लाना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की चिंता सीट शेयरिंग और 2027 विधानसभा चुनाव में अपने प्रभाव को बनाए रखने की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अभी भी गठबंधन के नेता बने रहेंगे या अखिलेश यादव की दावेदारी इसको बदल देगी। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा में बदलाव के संकेत साफ हैं। आने वाले महीने में गठबंधन के भविष्य और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। विपक्षी खेमे में अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है और राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा का सबसे बड़ा विषय है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। भारत में इन दिनों एक हाई प्रोफाइल विदेशी वीवीआईपी टूर चल रहा है और वो है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। ताजमहल की रोमांटिक छटा से लेकर जामनगर की बनतारा की वाइल्ड लाइफ दुनिया तक और अब उदयपुर की शाही शादी। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने गुरुवार सुबह भारत यात्रा की शुरुआत आगरा के ताजमहल से की। सुरक्षा इतनी सख्त थी कि पूरा परिषद एक नियंत्रित जोन में तब्दील हो गया था। अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों के साथ CISF भी तैनात रही। ये करीब 1 घंटा ताजमहल परिसर में रहे और विश्व प्रसिद्ध डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। गाइड नितिन सिंह, जिन्होंने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को ताज दिखाया था, वो एक बार फिर इस खास मेहमान के साथ दिखे। ट्रंप जूनियर ने मुगल वास्तुकला, सफेद संगमरमर की नक्काशी और प्रेम के प्रतीक इस अद्भुत धरोहर में काफी रुचि दिखाई। ताजमहल के बाद ट्रंप जूनियर सीधे जामनगर गुजरात, जहां उनका स्वागत किसी हेड ऑफ स्टेट से कम नहीं हुआ। एयरपोर्ट को किले जैसी सुरक्षा में बदल दिया गया था। दरअसल वे यहां अनंत अंबानी के निमंत्रण पर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा आए थे। इसके बाद उन्होंने जामनगर के विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए। भारतीय परंपरा, आध्यात्मिकता और अतितत्व से ट्रंप जूनियर बेहद प्रभावित दिखे और इसे अद्भुत और यादगार अनुभव बताया। वहीं ट्रंप जूनियर का अगला पड़ाव उदयपुर, जहां वे एक सुपर लग्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। ये शादी अमेरिका अरबपति रामा राजू की बेटी नेत्रा की और अमेरिका के मूल दूल्हे की थी।
21 से 24 नवंबर तक चलने वाले इस शादी समारोह में पैलेस पूरी तरह रॉयल वेडिंग जोन में तब्दील किया गया था। ट्रंप जूनियर लीला पैलेस में ठहरे और उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका सीक्रेट सर्विसेज पहले ही शहर पहुंच चुकी थी। इस शादी में बॉलीवुड और कॉर्पोरेट की तमाम दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। ये ट्रंप जूनियर की भारत में दूसरी यात्रा है। पहली बार वे 2018 में आए थे, जब उनका दौरा ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की लग्जरी परियोजनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा। फिलहाल ट्रंप जूनियर का ये दौरा भारत की ग्लोबल पावर का एक और शानदार प्रदर्शन बन चुका है। आज का दिन भारत की राजनीति और ग्लोबल कूटनीति दोनों के लिए बेहद खास रहा। बिहार में सत्ता का नया संगम, परिवारवाद पर पुरानी बहस, इंडिया गठबंधन की अंदरूनी जंग और अमेरिका के हाई प्रोफाइल मेहमान का इंडिया टूर, इन सब ने साबित कर दिया कि आने वाले राजनीतिक दिनों में हलचल और भी तेज होने वाली है। फिलहाल आज की खबरें अब तक में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।